धीमा पड़ने के कोई निशान नहीं दिख रहे हैं। महिलाओं और सज्जनों, कृपया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्वागत कीजिए। नमस्ते। आपको फिर देखकर अच्छा लगा। आपको देखकर अच्छा लगा। कृपया बैठिए। अब बारी है उस इंसान की जो क्रिस्टियानो को रोकने के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। दुनिया के सबसे अच्छे गोलकीपरों में से एक, 2018 फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन ग्लव अवार्ड के विजेता, बेल्जियम, स्पेन और इंग्लैंड में लीग टाइटल जीतने वाले, स्पेनिश फुटबॉल के सबसे महंगे गोलकीपर तिबो कुर्तुआ। बैठिए। आप दोनों को फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन है कि इस कमरे में बैठे और घर पर देख रहे बहुत से लोगों ने टॉप लेवल फुटबॉलर बनने, खेल के शिखर पर पहुंचने का सपना देखा होगा। लेकिन यह कहना कि आप ऐसा करना चाहते हैं और वास्तव में वहां पहुंचना दो अलग बातें हैं। तिब्बो, किस बिंदु पर आपको एहसास हुआ कि आप वास्तव में इस खेल में काफी अच्छे हैं? इतनी जल्दी नहीं। वास्तव में मुझे लगता है कि यह तभी हुआ जब मैंने खेलना शुरू किया। जेंक में पहली बार स्टार्टर के रूप में, जब मैं 18 साल का था। मुझे बेल्जियम में करियर बनाने की उम्मीद थी। मैंने गोलकीपर बनने का सपना नहीं देखा था। मैंने रियल मैड्रिड के गोलकीपर बनने का सपना देखा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह होगा। लेकिन साफ है कि आप इसका सपना देखते हैं, इसके लिए मेहनत करते हैं, और करियर में ऐसे मौके आते हैं जब आपके काम की कदर होती है। और फिर जल्दी ही आप देखेंगे कि जब चेल्सी आपको लेती है, आप एटलेटिको को लोन पर जाते हैं, आप उस खिलाड़ी के खिलाफ खेलते हैं जिसने मेरे खिलाफ कुछ गोल किए, और आप उसे रोकने के लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, फिर वास्तव में आप इसे होते हुए देखते हैं। आप 16 साल के थे जब आप जेंक में शामिल हुए। मैं आपकी पुरानी तस्वीरें देख रहा था। मेरा मतलब है, आप क्या सोचते हैं जब आप 16 साल की उम्र में अपनी तस्वीरें देखते हैं? हाँ, सच में 16 साल की उम्र में मैंने अपना पहला मैच खेला। मैं जेंक में 8 साल की उम्र में शामिल हुआ, वास्तव में एक लेफ्ट बैक के रूप में। और फिर हाँ, 16 साल की उम्र में जब मुझे अपना पहला मैच खेलना था, टीम थोड़ी मुश्किल में थी। वे बदले। क्या बदलने का फैसला आपका था या किसी और का? थोड़ा दोनों का। और फिर हाँ, जब मैं अब वो फोटो देखता हूँ तो मुझे सच में नहीं पता कि मैंने 16 साल की उम्र में अपना पहला मैच कैसे खेला, खासकर एक गोलकीपर के लिए। ये बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये हुआ और ये एक अच्छा मैच था, और इसने मुझे लगता है मुझे प्रोफेशनल फुटबॉल में पहुंचाया। क्रिस्टियानो, आपके लिए वो पल कब आया? क्या कोई खास पल था जब आपने सोचा मैं ये कर सकता हूँ? खैर, मेरा जीवन थोड़ा अलग था। मैंने हमेशा अपने रास्ते खुद चुने और अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश की। मुझे बहुत कम उम्र में ही एक अच्छा अवसर मिला था जिसका मैंने पूरा लाभ उठाया। लेकिन पहली टीम में खेलने के लिए मैं पहली टीम में 17 के साथ शुरू करता हूँ, और यही है जहां से सब कुछ शुरू होता है। लेकिन जब मैं 15 साल का था, 16 साल का था, मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि यह कुछ ऐसा था जो मैं अपने भविष्य में जरूर करूंगा, एक सफल पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बनना। मेरे मन में यह सपना पूरी तरह से बस गया था। लेकिन सच में मैंने 17-18 साल की उम्र में शुरू किया। जब मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में आया तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में सभी साथी खिलाड़ी, चाहे किसी भी क्लब के हों, बात करते हैं कि आप कितनी मेहनत से ट्रेनिंग करते हैं और अपना जीवन इसके लिए कितना समर्पित करते हैं। आपको किस बिंदु पर एहसास हुआ कि यही वह चीज थी जो आवश्यक होगी? खैर, शुरुआत में जब मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड पहुंचा, मैं बहुत कुशल खिलाड़ी था, बहुत ड्रिबलिंग करता था, और मुझे एहसास हुआ कि यह शो की शुरुआत के लिए अच्छा था। लेकिन फुटबॉल इससे कहीं अधिक है। जब आपके पास बड़ी चीजें पाने का सपना होता है, आपको अधिक प्रभावी होने की जरूरत है, और यही मैं करने की योजना बना रहा हूं। मैंने क्लब में वहां उदाहरण देखना शुरू किया, जैसे रयान गिग्स, पॉल स्कोल्स, और मैं कुछ अच्छे विचार लेता हूं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप कभी फुटबॉल खिलाड़ी नहीं बन सकते। सफलता पाने के लिए टैलेंट सबसे जरूरी चीज है, लेकिन बाकी चीजें जो मैं और भी जरूरी मानता हूं वो है मेहनत की आदत। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसी में लगा दी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हर साल खुद को साबित कर सकता हूं। लंबा खेलना अपने आप में सब कुछ बता देता है। मैं अभी भी ऊंचे स्तर पर खेलता हूं कि आपको हमेशा प्रोफेशनल रहना चाहिए और आगे की बात ध्यान में रखनी चाहिए। उम्र के हिसाब से आपको लेवल बनाए रखने के लिए खास काम करना पड़ता है, और यही मैं करता हूं और यही मैं करता रहूंगा, सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए नहीं बल्कि अपनी सेहत के लिए भी। मुझे आशा है जब आप जूड बेलिंघम, लामिने यामाल, एंड्रिक जैसे खिलाड़ियों को इतनी कम उम्र में दबाव और ध्यान के साथ आगे बढ़ते देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनका अनुभव आप लोगों के अनुभव से कैसे तुलना करता है? अब उनके लिए यह अलग है। जूड जैसा कोई जब वह बहुत युवा था, महत्वपूर्ण, और फिर जब वह पहले साल हमारे पास आया, तुरंत महत्वपूर्ण गोल करने लगा। उस उम्र में दुनिया के सबसे बड़े क्लब में इतना जरूरी होना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि वह अक्सर मेरे साथ हंसी मजाक करता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह 35 साल तक नहीं खेल पाएगा, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ही बहुत मैच खेल चुका है। अगर आप इसकी तुलना 10-15 साल पहले के अन्य खिलाड़ियों से करें, और फिर साफ तौर पर आपके पास आर्दा गुलर और रिक जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जो थोड़ा कम खेल रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि उनमें क्वालिटी है और उन्हें आगे बढ़ने और टीम में ज़्यादा जरूरी बनने के लिए टीम की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हर किसी का अपना समय, अपना रास्ता होता है जिस पर उसे चलना होता है। उसे मौका मिलने पर उसका फायदा उठाना चाहिए, अपना चांस लेना चाहिए। मुझे आपके माइक के साथ थोड़ी समस्या है, इसलिए मैं कुछ करूंगा। आप उससे बच गए। लेकिन मेरा मतलब है, क्या हम कैलेंडर में जाने वाले हैं? क्या आपको लगता है कि इसका मतलब है कि इस पीढ़ी के खिलाड़ी और उनके करियर उतने लंबे समय तक चलेंगे? नहीं। निर्भर करता है। मेरे पास चीज़ों को अलग तरीके से देखने का अपना तरीका है। सच कहूं तो मैं कोच नहीं हूं,
मैं कभी कोच नहीं बनूंगा। क्लब का अध्यक्ष शायद नहीं, 2 शायद क्लब का मालिक। हाँ ऐसा क्या यही आप करना चाहते हैं? आप एक क्लब के मालिक बनना चाहते हैं? शायद। मैं इस पर निर्भर करेगा कि मैं देख पाऊंगा या नहीं, क्षण और अवसर। क्या आपके मन में कोई क्लब है? अभी नहीं, कुछ शायद कुछ क्लब एक साथ मिलकर। लेकिन मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब देने के लिए क्लबों को युवा खिलाड़ियों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं इसके साथ जो कहना चाहता हूं, वे बच्चे की टैलेंट को देखना चाहते हैं ताकि अच्छे नतीजे मिल सकें। यह सामान्य है, बड़ी कंपनियां भी ऐसा ही करती हैं। वे उदाहरण के लिए बेलिंघम या लामिने का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वे बहुत युवा हैं, वे पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए अब भी मेरी आंखों के स्तर पर खेल रहे हैं। हाँ, यह संभव है। उन्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, हाँ, थोड़ा भाग्यशाली भी। लेकिन मुझे लगता है कि क्लबों को उनकी अधिक देखभाल करने की जरूरत है। इतना ज्यादा इस्तेमाल न करें, उन्हें साल में 17 मैच खेलने के लिए मजबूर न करें, यहां तक कि राष्ट्रीय टीमें और राष्ट्रीय लीग भी। लेकिन हम यह कैसे करें देखते हुए कि हम अभी खेल में कहाँ हैं? हम जानते हैं कि सफलता को जन्म देती है, सफलता से पैसा आता है। हम आज जिस स्थिति में हैं उसे हम कैसे बदल सकते हैं? मेरी राय में केवल एक तरीका, हर सीजन में आपके पास होने वाले मैचों की संख्या। अगर आप खिलाड़ियों की बातें सुने तो वे बहुत सारे मैचों की शिकायत करते हैं। मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके खिलाफ लड़ने का एकमात्र तरीका है कम प्रैक्टिस करना या समझदारी से प्रैक्टिस करना। आपको जाने की जरूरत नहीं, मैदान में जाएं और रोज 3 से 4 किलोमीटर दौड़ें। आप इसे एक खेल में करेंगे जैसे आप इसे करते हैं। आप खेल में अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इस तरह के खिलाड़ियों के लिए खास कामों के साथ मुझे लगता है कि उन्हें कम चोट लगेगी और खेल में उनकी क्वालिटी ज़्यादा होगी। इससे वे अपना अच्छा खेल दिखा सकेंगे और लंबे समय तक खेल पाएंगे। मेरी राय में जब मैं कम ट्रेनिंग की बात करता हूं तो इसका मतलब है समझदारी से ट्रेनिंग करना। आपने इसे समझदारी से किया, ज़्यादा मेहनत नहीं की। बिल्कुल। मेरा मतलब है चोट की बात करें तो आप ऐसे इंसान हैं जो हाल ही में इसे जी रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या आप क्रिस्टियानो की बात से सहमत हैं? हम जो देख रहे हैं और आप जानते हैं, रियल मैड्रिड पिछले सीजन में हर जगह आगे था, लेकिन इस बार की शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा मैच नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई हमेशा चैंपियंस लीग और लीग खेलता था, और इसलिए मुझे लगता है कि खेल की तेज़ी बढ़ गई है, खेल ज़्यादा फिजिकल हो गया है और इससे शरीर ज़्यादा थक जाता है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि हमें समझदारी से ट्रेनिंग करनी चाहिए और थोड़ा NBA की तरह। NBA बहुत सारे मैच खेलता है। साफ है कि वे इतना नहीं दौड़ते, लेकिन वे खेल को तेज़ी से खेलते हैं और शायद अगले दिन उनके पास सिर्फ हल्का फुल्का 30 मिनट का शूट अराउंड होता है ताकि शरीर ढीला हो जाए और वे जानते हैं कि अगले दिन फिर मैच है। तो मैं मानता हूं कि शायद हमें इसे और समझदारी से करने का तरीका ढूंढना चाहिए, क्योंकि कई बार कम करना ही ज़्यादा अच्छा होता है और मुझे लगता है कि यह सही रहेगा। लेकिन साफ है कि ऐसी चीज़ को बदलना मुश्किल है जो हर जगह चल रही है, और उस सोच को बदलना आसान नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि खासकर इस सीज़न में हमें चोटों के मामले में बहुत बदकिस्मती मिली है। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कारवाजल की खिलाड़ी के खिलाफ बदकिस्मत किक। कुछ और चोटें शायद मांसपेशियों की वजह से होती हैं। लेकिन मुझे भी इस सीज़न में ऐसा हुआ और मैं मेहनत से ट्रेनिंग करता हूँ, रोज़ जिम जाता हूँ, और कभी-कभी ये बस हो जाता है क्योंकि आपकी मांसपेशियाँ थक जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। रियल मैड्रिड के लिए इस सीज़न की शुरुआत मुश्किल रही है, लेकिन इसमें बहुत टैलेंट है। ऐसी बातें हो रही हैं कि शायद खिलाड़ी एक साथ ठीक से नहीं खेल पा रहे हैं। आपका क्या कहना है? आपके हिसाब से इस सीज़न में पिछले सीज़न के मुकाबले क्या बदलाव या घटनाएं हुई हैं? देखिए, आप कहते हैं शुरुआत मुश्किल रही, लेकिन हमने पहले ही 2 कप जीत लिए हैं, लीग में दूसरे नंबर पर हैं और चैंपियंस लीग में भी लगभग आगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यह इतना बुरा है। लेकिन साफ है कि महीनों में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है और किलियन जैसे नए खिलाड़ी के साथ हम सब मिलकर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नए खिलाड़ियों को तुरंत टीम में जगह देना और उन्हें खेलना आसान नहीं है, लेकिन हम मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो देखते हैं और सब ठीक करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, और ऐसा लगता है कि हर मैच के साथ बेहतर हो रहा है। और अब इस अच्छे हफ्ते में से हमारा वालेंसिया में बाहर का मैच है। अगर हम जीतते हैं तो हम फिर शीर्ष पर होंगे। तो हम कड़ी मेहनत करते हैं और हमें यकीन है कि सीजन के अंत में हम सभी ट्रॉफियों के लिए लड़ेंगे। जब आपको पता हो कि आपके पास प्रतिभा है लेकिन परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, तो आप कितनी गहराई से अपने भीतर झांकते हैं। खुद को एक खिलाड़ी माने और उसी अनुभव से चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप अपने कोच पर कितनी हद तक निर्भर हैं? हाँ, मेरे लिए एक गोलकीपर के रूप में कभी कभी यह कठिन होता है, क्योंकि वह शायद 2 मौके चूक सकता है और फिर हैट्रिक बना सकता है, और ये अद्भुत है। मैं 2 गोल चूक सकता हूँ जो मेरी गलती है, और इससे आप मानसिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि छोटी उम्र से ही, जब मैं 14-15 साल का था, तब मिली मुश्किलों और लोगों के शक से मैंने मजबूत सोच और आत्मविश्वास बनाया और समझ लिया कि मैं सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ, और अंततः मैं एक गोलकीपर हूँ। लेकिन मैं भी उन्हें बहुत मानता था। उसे स्ट्राइकर होना चाहिए, क्योंकि हमें बताया गया था कि हम पीटर क्राउच की तरह कई गोल करेंगे। क्या आपने ऐसा करने की कोशिश की? मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि आप एक लेफ्ट बैक थे, पर क्या आपने कभी आगे खेलने की कोशिश की? खैर, कुछ साल पहले एक खेल के आखिरी मिनट में मैं वेलेंसिया के खिलाफ एक कॉर्नर में ऊपर गया। मैंने हेड किया पर गोलकीपर ने बचा लिया, फिर करीम ने रिबाउंड में गोल कर दिया, तो वह भी एक महत्वपूर्ण गोल था। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने पहले जो बातें कही हैं, मेरा बेटा भी उन्हें बहुत मानता है। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि उसके पास क्रिस्टियानो जैसा रोल मॉडल है, जो दिखाता है कि मेहनत कितनी ज़रूरी है और यह भरोसा रखना कि आप सबसे अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि यह कहना घमंड है कि आप सबसे अच्छे हैं, या आप मानते हैं कि आप सबसे अच्छे हैं। बाद में हर किसी की राय अलग हो सकती है कि कौन सबसे अच्छा है, लेकिन आपको और खुद को यकीन करना होगा कि मैं सबसे अच्छा हूँ और मैं इसे मैदान पर दिखाऊंगा, जिससे आपका खेल बेहतर होगा। उस स्थिति में कोच की क्या भूमिका होती है? कार्लो एंसेलोटी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ जीता है।
उन्होंने कहा आपको कोच करना आसान है। क्या आप इससे सहमत हैं? फिर कहें। कार्लो एंसेलोटी ने प्रसिद्ध रूप से कहा कि आपको कोच करना आसान है। मुझे नहीं पता कि आप इससे सहमत होंगे या नहीं, लेकिन आपके विचार में वह कितने अच्छे हैं। सुनो, मैं अभी अपने दोस्तों के साथ कार में आ रहा हूँ। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि एक अच्छा कोच क्या है, तो मुझे लगता है कि उस निर्णय को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक यह है कि खिलाड़ियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। और कार्लो एंसेलोटी मेरे लिए उन लोगों में से एक हैं जो जानते हैं कि खिलाड़ियों के साथ कैसे पेश आना है और उन्हें कैसे संभालना है। और मेरे लिए ये पहले भी था और अब भी है, यही उनकी बड़ी सफलता की सबसे बड़ी वजह है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखें कि उन्होंने क्या हासिल किया है तो वह बहुत कुछ है। यह कोई संयोग नहीं है कि उन्होंने इतनी चीजें जीती हैं। आपके पास कुछ नया और खास होना चाहिए, और कार्लो के पास वह है। एक अच्छे इंसान होने के अलावा वह लोगों को संभालने में बहुत होशियार हैं, और मेरे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से है। थिबाउट, वह दिन प्रतिदिन कैसे हैं? हाँ, मुझे लगता है वह भी उसे बहुत अच्छे से जानता है। दुर्भाग्य से उन्होंने 2014 में मेरे खिलाफ एक चैंपियंस लीग जीती, लेकिन हाँ, कार्लो एक बहुत अच्छे कोच हैं। वह टीम के कमरे को संभालना जानते हैं, वह टीम को चलाना जानते हैं, खासकर जब आप शीर्ष पर हो। आपको खिलाड़ियों पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि सभी बड़े खिलाड़ी काबिल हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, और कभी कभी ये छोटी छोटी बातें और ड्रेसिंग रूम में अच्छा माहौल, अच्छी टीम भावना आपको जीत दिलाती है, और वह इसमें बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पिछले साल यह साबित किया। हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरा ACL फट गया है, ये मिलिटाओ और अलावा के संदर्भ में, लेकिन फिर भी नए लोग आगे आए और उसने सब संभाल लिया, और हमने एक और चैंपियंस लीग जीती। हाँ, मेरा मानना है कि वह एक महान कोच है। क्या आपको अभी भी यकीन है कि आप इस साल चैंपियंस लीग फिर जीत सकते हैं? हमें हमेशा भरोसा रहता है। मुझे लगता है आप कभी भी रियल मैड्रिड को नकार नहीं सकते। आखिरकार इस नए सिस्टम के साथ हमें बस क्वालिफाई करना है, और फिर मुझे लगता है कि नॉकआउट राउंड में मजा शुरू होता है, जहां हम अच्छे हैं और हमेशा जीतने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में 6 चैंपियंस लीग जीती गई हैं। मुझे लगता है कि लगभग ऐसा है। लगभग हर बार हम सेमीफाइनल में पहुंचे तो हम हमेशा वहां रहेंगे। शायद एक साल में अगले नहीं, हम फिर वहां होंगे। तो हमारे पास एक जबरदस्त टीम है, और मुझे यकीन है कि हम वहां पहुंचेंगे। हालांकि इस नए फॉर्मेट के साथ यह मुश्किल है। रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में हमेशा अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं मिला है। मैनचेस्टर सिटी को भी नहीं मिला। क्या ये वह क्षण है क्रिस्टियानो कि शायद आप उनके साथ जुड़ें और उन्हें मदद करें? मुझे पता है कि हमने इस बारे में पहले बात की है। फुटबॉल लीग में आप कभी नहीं जानते क्या होने वाला है। सब कुछ वैसा नहीं है, मुझे पता है। हर टीम के अच्छे और बुरे समय आते हैं, और जैसे इस समय सिटी क्या झेल रही है, यह एक मुश्किल समय है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वे वापस आएंगे। यह मैड्रिड जैसा है, और मैं अच्छे से जवाब देता हूं। लोग नहीं सोचते थे कि शुरू में यह इतना अच्छा होगा, पर यह बुरा भी नहीं है। वे बार्सिलोना से 2 अंक पीछे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे अब आगे हैं, और वे कहते हैं कि यह एक बुरा सीजन है। मुझे समझ नहीं आता कि वे ऐसा कैसे करते हैं। वे ऐसी बातें कहते हैं। हर खिलाड़ी, हर टीम का एक अच्छा समय आता है, पर वे फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आते हैं। और मैड्रिड, अगर आपको फिर से चैंपियंस लीग जीतने के लिए दांव लगाना हो, तो मैं रियल मैड्रिड पर दांव लगाऊंगा, क्योंकि कभी नहीं पता क्या होगा। और बर्नाबेउ का माहौल अलग है। सभी टीमें जब वहां खेलती हैं तो डर जाती हैं। ये एक तथ्य है, इतिहास यही कहता है। और कभी भी मैड्रिड को ऐसा मत समझो, क्योंकि वे हमेशा लौट आते हैं। और सिटी भी। देखते हैं। मैं बहुत उत्सुक हूं देखने के लिए कि क्या होने वाला है। अब आप सिटी के कपड़े बदलने वाले कमरे में क्या कह रहे होते? वे इसे कैसे पलटेंगे? शायद कम बोलूंगा और अधिक दिखाऊंगा। यही मैं कहूंगा। मैं कुछ लोगों को आगे बढ़ाऊंगा, कुछ लोगों को अलग से बताऊंगा जो मैं सबके सामने नहीं कहना चाहता। पर मेरा कहना है कि बड़ी टीमें और बड़े खिलाड़ी जरूरी हैं। वे इतने समझदार हैं कि समस्या को समझ सकते हैं। समस्या कहां है? मुझे 100% यकीन है कि वे वापस आएंगे। गार्डियोला बहुत समझदार कोच है। वे जानते हैं कि समस्या कहां से आ रही है, और वे हमेशा की तरह वहां रहेंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा, मैड्रिड भी वैसा ही है। शुरुआत में उन्हें थोड़ी परेशानी होती है कुछ खिलाड़ियों को अपने आप को ढालने में, और कुछ जगहों पर जैसे एम्बाप्पे, विनीसियस, रोड्रिगो आदि, लेकिन वे हमेशा की तरह वापस आएंगे। तो अगर आप अभी मैनचेस्टर सिटी नहीं जा रहे हैं, तो यूनाइटेड के बारे में क्या? हमने पुर्तगाली कनेक्शन को वापस लाना मुश्किल पाया। प्रीमियर लीग, ये दुनिया की सबसे मुश्किल लीग है। सभी टीमें अच्छी हैं, सभी टीमें लड़ती हैं, सभी टीमें दौड़ती हैं, सभी खिलाड़ी ताकतवर हैं। फुटबॉल अब बदल गया है, अब मैच आसान नहीं रहे। और उन्हें वही बात कहनी थी जो मैंने 1.5 साल पहले कही थी, और मैं कहता रहूंगा कि समस्या कोच की नहीं है। यह ऐसा है जैसे मैं हमेशा यह उदाहरण देता हूं। मैं अभी देखूंगा कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। यह कुंभ मछली घर की तरह है। अगर आपके पास मछली है और वह बीमार है और आप उसे बाहर निकालते हैं, तो आप समस्या को ठीक करते हैं, और अगर आप उसे फिर से कुंभ मछली घर में डालते हैं, वे फिर से बीमार हो जाएंगे। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की समस्या भी यही है। समस्या सिर्फ कोच की नहीं है, यह उससे भी ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में अभी भी यही स्थिति है? 100%। अगर मैं क्लब का मालिक बनूंगा तो मैं चीजों को स्पष्ट करूंगा, और जो मुझे बुरा लगता है उसे ठीक करूंगा। देखिए, मैं अब बिंदुओं को जोड़ रहा हूं। क्या यही योजना है? क्या आपने ग्लेजर से बात की है? मैं अभी भी बहुत युवा हूं। मेरे पास आगे के लिए कई योजनाएं और सपने हैं, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं जरूर किसी बड़े क्लब का मालिक बनूंगा। मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग हैं जो इसे देखना बहुत पसंद करेंगे। पुर्तगाली नजरिए से आप रूबेन अमारिम के बारे में कितना जानते हैं? आप इनके बारे में क्या जानते हैं?
और उनके साथ काम करने के बाद उन्होंने पुर्तगाल में मेरी टीम के साथ बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, प्रीमियर लीग एक अलग तरह की लीग है। यह एक अलग लीग है। ये दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धी लीग है। मैं जानता था कि यह मुश्किल होगा और आंधी चलती रहेगी, लेकिन आंधी रुक जाएगी और सूरज निकलेगा। तो उम्मीद है कि उनके साथ सब कुछ अच्छा होगा और मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए सबसे अच्छा चाहता हूं, क्योंकि यह एक ऐसा क्लब है जिसे मैं अभी भी प्यार करता हूं। राष्ट्रीय टीमों की बात करें तो ये एक बिल्कुल अलग माहौल है ना? अलग अलग क्लबों के खिलाड़ी जब राष्ट्रीय टीम में आते हैं तो उनकी काबिलियत के बारे में ये कहना सही होगा कि आपके पास अच्छे लोग होते हैं। सफलता के अलग अलग स्तर। आप दोनों अपनी राष्ट्रीय टीमों के साथ? क्रिस्टियानो, पुर्तगाल, मुझे लगता है कि सब मुश्किलों के बावजूद जीतना, एक ट्रॉफी जीतना, यूरो कप। थिबॉट, एक राष्ट्रीय टीम जिसमें इतनी प्रतिभा थी कि उसे गोल्डन जनरेशन कहा गया। कौन इसे पूरा कर पाया है? आपको क्या परेशानियां रही हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया? नहीं, मुझे लगता है कि आखिरकार वही कोच जिसके साथ हमें सबसे ज्यादा कामयाबी मिली अब पुर्तगाल के कोच हैं, रॉबर्टो मार्टिनेज। और मुझे लगता है कि उनके साथ हमारा एक शानदार दौर था और बदकिस्मती से फ्रांस के खिलाफ हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एक सेट पीस पर हार गए। और ऐसा हो सकता है, यही फुटबॉल है। ये एक करीबी मैच था, दोनों टीमों के पास मौके थे और उन्होंने बस उसी पल गोल किया। और मुझे लगता है कि अगर हम आगे बढ़ते तो लुका के प्रति सम्मान के साथ मुझे उम्मीद है कि हम क्रोएशिया को हरा देते। लेकिन कभी कभी इन टूर्नामेंटों में बस पल का फायदा उठाना होता है। और मेरे लिए सबसे निराशाजनक तो वही मैच था। लेकिन 2016 में भी जब उन्होंने जीता था, हम वेल्स के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में हार गए थे। और मुझे लगता है कि हमारे पास बेल्जियम में कभी भी असली जीतने की आदत नहीं थी। और मुझे लगता है कि कभी कभी हम चूक जाते हैं टूर्नामेंट में आगे तक जाना, क्योंकि हमारे पास वह जीतने की आदत नहीं है जो रियल मैड्रिड या दूसरी टीमों में है। और ये हमेशा आसान नहीं था, क्योंकि अगर आप ऐसे क्लब में हैं जो हमेशा जीतना चाहते हैं और फिर आप एक राष्ट्रीय टीम में आते हैं जहां ऐसा हमेशा नहीं होता, तो वहां रहना और ऐसा महसूस करना कि चलो हम और कर सकते हैं और ये नहीं हो रहा है, आसान नहीं होता। और मुझे यकीन है कि 2018 में सब लोग बहुत अच्छे फॉर्म में थे। केविन डी ब्रुयने, एडन हजार्ड, रोमेलू, मैं खुद। और वहाँ यह सिर्फ हमारा पल नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि वह एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। लेकिन हाँ, हमने कभी कुछ नहीं जीता और हमेशा एक कमी महसूस होगी। क्या आपको लगता है कि आप फिर से बेल्जियम के लिए खेलेंगे? अभी मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ, मैं हमेशा अपने देश के लिए खेलना पसंद करता हूँ और हालात ऐसे बने और आगे क्या होगा देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना हमेशा गर्व की बात है। क्रिस्टियानो, वर्ल्ड कप की कुछ रोमांचक घोषणाएं हुई थी। आपके लिए आखिरी राउंड, पुर्तगाल 2030 के लिए एक मेजबान देश और फिर 2034 के लिए सऊदी अरब। आपने कुछ छिपाया नहीं है कि सऊदी अरब में उन्होंने कुछ छिपाया नहीं है। आप जानते हैं, हाँ, पेशेवर लीग में आने वाले खिलाड़ी, लेकिन वे इसे शुरुआती स्तर पर भी बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी में हो रही प्रगति के संदर्भ में आपने क्या देखा है? प्रगति बहुत बड़ी है। मैं वहां होने के लिए बहुत खुश हूँ। जैसा कि मैं कहता हूँ, पिछली बार जब मैं यहाँ था, लीग अभी भी बढ़ रही है और कई खिलाड़ी वहाँ जा रहे हैं। सुविधाएं अभी भी बेहतर हो रही हैं। सभी टीमें, मुझे लगता है आपने काफी सुर्खियां लिखी थी जिनमें कहा था कि सऊदी लीग आर से बेहतर थी, अगर आपको याद हो। ला लीगा मेरा मतलब है। नहीं, आपने कहा था कि सऊदी लीग फ्रेंच लीग से बेहतर है। हाँ, आसान है। अब भी क्या आप अब भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं वहाँ खेलता हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ जाकर खेलना चाहिए, तभी समझ आएगा। और 38, 39, 14 डिग्री में दौड़ो और कुछ बार तेज भागो, तब पता चलेगा कि कैसा लगता है और कैसे खेलना पड़ता है। उन्हें वहाँ जाकर देखना चाहिए। मेरी बातों पर भरोसा मत करो, वहाँ जाओ और देखो। क्या फ्रांस में सिर्फ PSG ही असली क्लब है, बाकी तो कमजोर हैं? क्या आपकी खरीदारी की लिस्ट में कोई सऊदी क्लब हो सकता है? वे अच्छा जवाब देते हैं, ये अच्छा है, मेरी राय है। मुझे परवाह नहीं वे क्या कहते हैं, केवल PSG फ्रेंच है। माफ करें, बाकी क्लब भी मुकाबला करते हैं, ठीक है, लेकिन PSG सबसे मजबूत है। कोई नहीं, उनसे मुकाबला करो। उनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं और क्लब के पास ज्यादा पैसा है। ये एक तथ्य है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं कह रहा, इसलिए मैं नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतने हैरान क्यों हैं। तो ये अगला कदम नहीं होगा। मुझे लगता है ये कहना ठीक है, मुझे नहीं पता, निर्भर करता है। लेकिन नहीं, मैं जहां हूं वहां खुश हूं। भविष्य, हम कभी नहीं जानते आगे क्या होगा। मुझे कभी विश्वास नहीं था कि मैं बदलूंगा। 33 साल की उम्र में यूवेंटस, 37 में मैनचेस्टर यूनाइटेड, 38 में सऊदी लीग एक महीने में। मैं इसे 14 बार करता हूँ, तो मुझे नहीं पता। मैं अभी भी अच्छा हूँ, मैं अभी भी अच्छा खेल रहा हूँ। तो हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। काश हम ये बात आगे बढ़ा सकते, लेकिन समय खत्म हो गया है। मैं असमर्थ हूँ। क्रिस्टियानो थिबाउट, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बाकी अभियानों के लिए और निश्चित रूप से आज शाम के पुरस्कारों के लिए शुभकामनाएं।